नमस्ते। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। वॉल स्ट्रीट और फिनेंस की इस चमकती हुई दुनिया में एक्सपर्ट्स आखिर ये कैसे तय करते हैं कि किसी बिजनेस की असली कीमत क्या है? अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरी प्रोसेस किसी सस्पेंस थ्रिलर या डिटेक्टिव स्टोरी से कम नहीं है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम उन्हीं भारी भरकम फाइनेंशियल शब्दों के पीछे छिपे रहस्यों को डीकोड करेंगे। और इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के इस मशहूर कोट से बेहतर क्या हो सकता है। उन्होंने एक बार कहा था, प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यानी दाम वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको असल में मिलता है। सुनने में ये बड़ा ही सिंपल लगता है ना, लेकिन सच मानिए वैल्यूएशन की पूरी फाउंडेशन इसी एक छोटी सी बात पर टिकी हुई है। अब इसे ऐसे समझिए, मार्केट प्राइस क्या है? ये वो दाम है जो हर रोज स्क्रीन पर फ्लैश होता है, और ये अक्सर घबराए हुए सेलर्स या भीड़ के इमोशन से तय होता है। ये तो बस सतह पर दिखने वाला एक क्लू है जो सबके पास है, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू भी कहते हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए एक फाइनेंशियल डिटेक्टिव बनना पड़ता है, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज और एसेट्स का डीपली अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर एक सॉलिड एजुकेटेड एस्टिमेट निकल कर आता है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम प्राइस और ट्रू वैल्यू का अंतर समझेंगे, फिर बिजनेस वैल्यू के एक्चुअल सोर्सेज ढूंढेंगे, उसके बाद थोड़ा डीप डाइव करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू की दुनिया में, फिर रिलेटिव वैल्यू के जरिए मार्केट के दूसरे खिलाड़ियों से तुलना करेंगे, और आखिर में समझेंगे द आर्ट ऑफ वैल्यूएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं पहले और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस वैल्यू। आखिर किसी भी कंपनी की ट्रू वैल्यू आधी कहां से है, कहां छिपी होती है ये? चाहे आप किसी स्टॉक को देख रहे हों, किसी बॉन्ड को, या फिर रियल एस्टेट को ही क्यों ना ले लें, किसी भी एसेट की वैल्यू घूम फिरकर सिर्फ दो जगहों से आती है। पहला है अर्निंग्स, यानी वो पैसा जो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट कूपन्स या मकान का किराया। और दूसरा है एसेट्स, मतलब वो एक मुश्त बड़ा पैसा जो आपको तब मिलेगा जब आप उस एसेट को परमानेंटली बेच देंगे या लिक्विडेट कर देंगे। दैट्स इट। किसी भी बिजनेस का मेन मकसद इन्हीं दो तरीकों से कैश जनरेट करना होता है। अब जब हमें सोर्सेस पता चल गए हैं, तो चलिए अपने पहले मेजर वैल्यूएशन मेथड पर चलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। यहां मार्केट के शोर शराबे से दूर हटकर डीपली कंपनी के अंदर झांकते हैं। अब यहां एक कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF। इसका मेन फंडा क्या है? ये इस बात पर बेस्ड है कि आज के 1000 रुपए की वैल्यू अगले साल मिलने वाले 1000 रुपए से कहीं ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आज के पैसे को आप इन्वेस्ट करके उस पर आराम से रिटर्न कमा सकते हैं। तो DCF एक ऐसी टेक्निक है जहां हम भविष्य में आने वाले सारे अनुमानित कैश फ्लोज को एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न के जरिए पीछे खींचकर उनकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब DCF का नाम सुनकर लगता है कि इसका मैथ्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, राइट? पर एक्चुअली ये बहुत ही लॉजिकल 3 स्टेप प्रोसेस है जिसे एक एनालिस्ट फॉलो करता है। स्टेप 1, पता लगाइए कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो आने वाला है। स्टेप 2, बिजनेस के रिस्क और इन्वेस्टर्स की उम्मीदों को ध्यान में रखकर एक डिस्काउंट रेट तय कीजिए। और स्टेप 3, बस इन दोनों फैक्टर्स का यूज करके उस फ्यूचर कैश की आज की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। हो गया। ऑफ कोर्स, कंपनी के अंदर झांकने के लिए कौन सा स्पेसिफिक मॉडल यूज करना है, ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि बिजनेस किस स्टेज में है। अगर कोई मैच्योर कंपनी है जो रेगुलर डिविडेंड देती है, तो हम DDM या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करेंगे। अगर कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो वहां FCFE यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बेस्ट रहेगा। और अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को न्यूट्रल रखकर वैल्यूएशन देखनी है, तो FCFF यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अब तक हमने सिर्फ कंपनी के अंदर देखा, पर तब क्या हो जब हमें अपना नजरिया बाहर की तरफ यानी मार्केट की तरफ रखना हो? इसे कहते हैं रिलेटिव वैल्यू। यहां हम ये देखते हैं कि मार्केट बाकी सिमिलर कंपनीज को क्या भाव दे रहा है। इसे एक रियल एस्टेट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक नए अपार्टमेंट की कीमत तय करनी है। आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये देखेंगे कि उसी बिल्डिंग या इलाके में बिल्कुल वैसे ही साइज के दूसरे अपार्टमेंट्स हाल ही में किस दाम पर बिके हैं, राइट? रिलेटिव वैल्यूएशन बिल्कुल यही करती है। ये सीधे मार्केट को देखती है और सेकंड्स में एक रेफरेंस पॉइंट निकाल लेती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बड़ा ही क्लियर पिक्चर देती है कि मार्केट की फ्लक्चुएटिंग प्राइस किसी भी इन्वेस्टमेंट को कितना अट्रैक्टिव या कितना एक्सपेंसिव बना सकती है। ध्यान दीजिए, डिविडेंड हर केस में 5 रुपए ही है,
पर अगर आपको ये शेयर सिर्फ 50 रुपए में मिल जाए तो आपकी यील्ड बनती है सॉलिड 10%। बहुत बढ़िया। वहीं अगर मार्केट हाइप में आप इसी शेयर के 200 रुपए चुका देते हैं तो वही 5 रुपए का डिविडेंड आपको सिर्फ 2.5% की यील्ड देगा। मतलब आप 1 रुपए के डिविडेंड के लिए 40 गुना प्राइस पे कर रहे हैं। और फ्रैंकली ये सौदा काफी महंगा साबित हो सकता है। और इन्हीं कंपैरिजंस को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इन्वेस्टर्स अपने टूल बेल्ट में कुछ खास रेशियोज रखते हैं। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स सबसे कॉमन है। ये बताता है कि आप अर्निंग्स के एक हिस्से के लिए कितनी कीमत दे रहे हैं। फिर आता है पीईजी रेशियो, जो कंपनी की आने वाली ग्रोथ को भी पिक्चर में लाता है। अगर डेट और इक्विटी से न्यूट्रल रहना है तो EV/EBITDA यूज किया जाता है। और हाँ, अगर आप किसी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक यानी PB रेशियो को सबसे सटीक माना जाता है। इन सब का एक ही बेसिक गोल है, ये कंपेयर करना कि आप क्या चुका रहे हैं वर्सेस आपको असल में मिल क्या रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, द आर्ट ऑफ वैल्यूएशन। ये फाइनेंस के सो कॉल्ड साइंस का एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। देखिए, सच्चाई ये है कि आपका फाइनेंशियल मॉडल चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसके सारे इनपुट्स हमेशा आपके अपने अनुमान, आपकी सब्जेक्टिव अजम्पशंस पर ही टिके होते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत से न्यू एज बिजनेसेस सिर्फ आईबॉल्स या फुटफॉल्स जैसे ट्रेंडी मैट्रिक्स दिखाकर मैसिव वैल्यूएशंस ले आते हैं। पर सुनिए, बिना किसी सॉलिड प्रॉफिट विजिबिलिटी के ऐसी वैल्यूएशंस .com बूम की तरह एक दिन बुरी तरह फट सकती हैं। इसके अलावा एक्सेसिव लोन लेकर कंपनीज इजीली अपने आरओई को मैनिपुलेट कर सकती हैं। इसीलिए बिना डीप इन्वेस्टिगेशन और सतर्कता के ट्रू वैल्यू निकालना लगभग नामुमकिन है। ये लाइन फिनांस की दुनिया का सबसे बड़ा सच सामने रखती है। जब आप एक ऐसी जटिल स्प्रेडशीट देखते हो जो डेसिमल्स तक परफेक्टली कैलकुलेटेड होती है तो लगता है ना कि वाह, ये वैल्यूएशन तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी। पर एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड क्वांटिटेटिव मॉडल्स का मतलब ये नहीं कि वैल्यूएशन सटीक है। ये सिर्फ सटीकता का एक भ्रम, एक फॉल्स इंप्रेशन पैदा करते हैं। एंड ऑफ द डे वैल्यूएशन एक आर्ट है, एक कला है जिसमें मैथ्स के साथ साथ एक एनालिस्ट की सब्जेक्टिव जजमेंट और एक्सपीरियंस उतना ही जरूरी होता है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक चिंतनशील सवाल पर खत्म करेंगे। क्या वाकई कोई ऐसा परफेक्ट फाइनेंशियल मॉडल एग्जिस्ट करता है जो किसी कंपनी की 100% सच्ची कीमत बता सके? या फिर ये सारे मॉडल्स हमारे लगाए गए बेस्ट केसेस को मैथमेटिक्स के खूबसूरत चादर से ढकने का काम करते हैं? इस दिलचस्प पहलू पर सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने वैल्यूएशन के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और उसके पीछे छिपी सच्चाई को आपके लिए थोड़ा और क्लियर बनाया होगा। वॉरेन बफे का एक बहुत ही मशहूर कथन है। वो कहते हैं कि प्राइस वो है जो हम चुकाते हैं और वैल्यू वो है जो हमें मिलती है। ये एक लाइन सुनने में तो बहुत ही साधारण सी लगती है, लेकिन शेयर बाजार और निवेश की दुनिया का जो सबसे बड़ा रहस्य है ना, वो इसी में छिपा है। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में, जहां हम इन सोर्स नोट्स और मटेरियल को खंगाल रहे हैं, हमारा पूरा मिशन इसी एक कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता है। मतलब हम ये डिकोड करने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस या किसी भी एसेट की असली कीमत आखिर तय कैसे होती है। हाँ, और इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने बाजार जाता है। अब उस गाड़ी के शीशे पर एक स्टिकर लगा है जिस पर कोई रकम लिखी है। वो सिर्फ उसका प्राइस है। यानी वो कीमत जो बेचने वाला मांग रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो गाड़ी बिना इंजन खराब हुए कितने साल चलेगी, चलाने वाले को कितनी सर्विस देगी और कितना मेंटेनेंस मांगेगी, ये सब उस गाड़ी की असली वैल्यू है। और शेयर बाजार में तो ये स्टिकर प्राइस मतलब हर रोज हर सेकंड बदलता रहता है। सही बात है। और शेयर बाजार की दुनिया में प्राइस और वैल्यू के बीच का ये जो फासला है ना, ये कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि अच्छे अच्छे निवेशक धोखा खा जाते हैं। जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर सेट क्लारमैन ने इस पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? उनका कहना है कि शेयर बाजार में जो प्राइस होता है वो अक्सर वो लोग तय करते हैं जो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं या फिर किसी लालच में अंधे होते हैं। जब मार्केट में पैनिक होता है ना, तो लोग किसी भी दाम पे अपने शेयर बेचने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, वो पैनिक सेलिंग जो होती है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या उस कंपनी की असली वैल्यू उस घबराहट से तय होती है? बिल्कुल नहीं। वैल्यू हमेशा उस बिजनेस के ठोस कैश फ्लो और उसकी संपत्तियों से तय होती है। मतलब क्लारमैन का मानना है कि वैल्यूएशन कोई मशीन में डाला जाने वाला फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि बस रट लिया और कोई भी अमीर बन गया। हाँ, ये कोई एक्सेल शीट का जादू नहीं है। बिल्कुल नहीं।
ये एक आर्ट और साइंस दोनों का बेहतरीन मिश्रण है, जो बाजार की भीड़ की जो अंधाधुंध भावनाएं होती है ना, उनसे खुद को अलग रखने में मदद करता है। देखिए, ये आर्ट और साइंस वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू निकालने के लिए जो सबसे पहली सीढ़ी है, वो ये समझना है कि आखिर वो वैल्यू पैदा कहाँ से हो रही है। वॉरेन बफे का एक बहुत ही सीधा सा नियम है। वो कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में वैल्यू के सिर्फ 2 ही स्रोत हो सकते हैं। पहला अर्निंग्स यानी कमाई, और दूसरा एसेट्स यानी उसकी संपत्ति। हाँ, और इससे अगर हम वित्तीय दुनिया के अलग अलग उदाहरणों में उतार कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। मतलब निवेश किसी भी चीज में हो, उसका अंतिम लक्ष्य तो भविष्य में पैसा कमाना ही है ना? जाहिर सी बात है। जैसे अगर कोई बॉन्ड्स में पैसा लगाता है तो उसे हर साल एक तय कूपन या ब्याज के रूप में अर्निंग्स मिलती हैं। इक्विटी या शेयर्स की बात करें तो वहां कंपनियों से मिलने वाला डिविडेंड और मुनाफे में हिस्सेदारी है। रियल एस्टेट में किराए के रूप में कमाई होती है। और बैंकों के मामले में? बैंकों के नजरिए से सोचें तो जब वो किसी बिजनेस को लोन देते हैं तो उनका सबसे बड़ा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या ये बिजनेस हर महीने इतना कैश जनरेट कर पाएगा कि उनका लोन चुका सके। वो सिर्फ जमीन या फैक्ट्री देखकर लोन नहीं देते। एकदम सही। कोलैटरल तो सिर्फ एक बैकअप प्लान है, एक सुरक्षा चक्र है। हर लेंडर अपना पैसा बिजनेस के जिंदा कैश फ्लो से वापस पाना चाहता है, न कि उसकी मशीनें बेचकर। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक चुनौती भरा सवाल आता है। क्या बैलेंस शीट में दिखने वाले एसेट्स की कीमत पर हमेशा आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एसेट्स एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करते हैं। अच्छा, वो कैसे? एक एनालॉजी से सोचते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पुराना और आलीशान महल है। बाहर से देखने में लगता है कि इसकी कीमत तो सैकड़ों करोड़ों में होगी। बैलेंस शीट पर ये एक बहुत बड़ा एसेट है। लेकिन जब कोई उसमें रहने जाता है तो पता चलता है कि उसका मेंटेनेंस बहुत भारी है। एग्जैक्टली। उस महल की दीवारों का रखरखाव, मरम्मत, उसका टैक्स इतना ज्यादा महंगा है कि वो एसेट कम और गले की हड्डी ज्यादा बन गया। तो क्या कंपनियों के मामले में भी भारी भरकम एसेट्स हमेशा अच्छी बात होते हैं? ये बहुत ही शानदार और व्यावहारिक उदाहरण दिया आपने। और सच कहूं तो यही कारण है कि अच्छे एनालिस्ट बैलेंस शीट पर दिखने वाले एसेट्स की कीमत को हमेशा थोड़ी शंका की नज़र से देखते हैं। जो मशीन आज करोड़ों की दिख रही है, हो सकता है कल कोई नई तकनीक आने पर वो रातों रात कबाड़ हो जाए। बिल्कुल, उसकी वैल्यू आधी रह जाए। एसेट्स की कीमत बाजार के हिसाब से गिर सकती है और उनमें हमेशा डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है कि बिजनेस की जो देनदारियां हैं, जो लायबिलिटीज होती हैं, वो कभी कम नहीं होती। मतलब अगर 100 रुपए का कर्ज लिया तो 100 रुपए ही चुकाने पड़ेंगे? हाँ, चाहे आपकी करोड़ों की मशीन कबाड़ में ही क्यों ना बदल जाए। इसलिए वैल्यूएशन करते समय सिर्फ एसेट्स का आकार देखकर खुश होने के बजाय उनकी असल कैश कमाने की क्षमता को पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हमने ये तो मान लिया कि नकद या कैश फ्लो ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी सैद्धांतिक पहेली है। जो पैसा किसी कंपनी से मुझे मान लीजिए 10 साल बाद मिलने वाला है, उसकी आज की तारीख में क्या कीमत है? ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब ये तो एक तरह से टाइम मशीन में जाने वाली बात हो गई। अगर मैं कहूं कि कोई मुझे 10 साल बाद 1 लाख रुपए देगा, तो वो आज के 1 लाख रुपए के बराबर तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। महंगाई है, उस पैसे को कहीं और निवेश करने के मौके हैं। सोर्स मटेरियल में भी एक 9% ब्याज वाले बॉन्ड का जिक्र है, जहां भविष्य के पैसे को आज के मूल्य में देखा जाता है। हाँ, और इसी टाइम मशीन वाले कॉन्सेप्ट को फाइनेंस की भाषा में हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो या DCF मॉडल कहते हैं। DCF का मूल सिद्धांत बहुत ही साधारण है। आज हाथ में मौजूद 1 रुपया कल मिलने वाले 1 रुपये से ज्यादा मूल्यवान है। सही बात है। इसलिए हमें भविष्य में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज को एक डिस्काउंट रेट लगाकर आज की वैल्यू में, मतलब खींचकर लाना होता है। अगर हम इस मॉडल को कारगर बनाना चाहते हैं तो 3 चीजें पक्के तौर पर पता होनी चाहिए। ओके, वो क्या है? पहला, भविष्य में हर साल कितना कैश फ्लो आएगा। दूसरा, वो किस समय या किस साल में आएगा। और तीसरा शायद डिस्काउंट रेट। एकदम सही। डिस्काउंट रेट क्या होगा? मतलब निवेशक अपने निवेश पर किस दर से रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं जो उनकी रिस्क की भरपाई कर सके। लेकिन ये मॉडल सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना है नहीं, क्योंकि शेयर बाजार में तो हर कंपनी का बर्ताव अलग होता है।
कुछ कंपनियां हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती हैं तो कुछ बिल्कुल नहीं देती। तो क्या ये अनुमान लगाने वाला मॉडल हर तरह की कंपनी पर एक जैसा ही काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए डीसीएफ के अंदर अलग-अलग स्थितियों के लिए 3 अलग-अलग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला है डीडीएम यानी डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ये तो नाम से ही समझ आ रहा है। हाँ, ये मॉडल उन पुरानी, बड़ी और मैच्योर कंपनियों के लिए बहुत सटीक बैठता है, जो लगातार एक स्थिर दर से डिविडेंड देती हैं। इसमें हम गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जहां ये मान लिया जाता है कि कंपनी का डिविडेंड एक स्थिर दर से हमेशा बढ़ता रहेगा। पर यहाँ मेरी एक आपत्ति है। आज के ज़माने में ज़्यादातर बड़ी टेक कंपनियां डिविडेंड देती ही नहीं हैं। अगर मैं अल्फाबेट या गूगल की पेरेंट कंपनी का उदाहरण लूं, तो उसने सालों तक अपने शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं दिया। सही कहा। फिर भी वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। तो अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं बांट रही, तो उस पर ये पहला मॉडल तो पूरी तरह फेल हो जाएगा। फिर उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? यहीं पर हमारा दूसरा मॉडल काम आता है, जिसे हम FCFE यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कहते हैं। देखिए, अल्फाबेट जैसी कंपनियां डिविडेंड इसलिए नहीं देती क्योंकि वो अपना सारा मुनाफा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हैं, ताकि वो और तेजी से ग्रो कर सकें। बिल्कुल। तो यहाँ हम डिविडेंड की चिंता करने के बजाय ये देखते हैं कि कंपनी के पास सारे जरूरी खर्चे, टैक्स और री इन्वेस्टमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना फ्री कैश बचा है। भले ही वो उसे बांटे या ना बांटे। हाई ग्रोथ कंपनियों के मामले में इस वैल्यूएशन को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। अच्छा, वो 2 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा होता है हाई ग्रोथ फेज का, जहां हम मानते हैं कि अगले 5 या 10 साल कंपनी बहुत तेजी से बढ़ेगी। और दूसरा हिस्सा होता है टर्मिनल वैल्यू का, मतलब जहां ये मान लिया जाता है कि एक समय के बाद वो कंपनी भी एक सामान्य स्थिर दर से अनंत काल तक आगे बढ़ेगी। चलिए, ये तो समझ में आया कि अगर डिविडेंड नहीं है तो हम इक्विटी के फ्री कैश फ्लो को देखेंगे। लेकिन क्या हो जब किसी कंपनी की कर्ज लेने की नीति ही साफ ना हो? मेरा मतलब है, अगर कोई कंपनी हर साल अपना डेट बदल रही है, कभी कर्ज ले रही है, कभी चुका रही है, तो वहां इक्विटी का अंदाजा लगाना तो नामुमकिन हो जाएगा। या फ्री कैश फ्लो टू फर्म कहा जाता है। जब कर्ज और इक्विटी का अनुपात बार बार बदल रहा हो ना, तो सिर्फ इक्विटी की वैल्यू निकालने के बजाय हम पूरी कंपनी की यानी एंटरप्राइज वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें दोनों आ जाते हैं। हाँ, ये वो नकद है जो कंपनी के सभी निवेशकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो शेयर होल्डर हो या कर्ज देने वाले बैंक, दोनों के लिए। अब यहाँ एक बहुत ही पेचीदा सवाल आता है। हमने कैश फ्लो तो निकाल लिया, लेकिन जब हम इसे आज की वैल्यू में डिस्काउंट करते हैं, तो वो डिस्काउंट रेट कैसे तय होता है? मतलब ये तो कोई हवा से निकाला हुआ नंबर नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। और ये पूरी वैल्यूएशन का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। जब हम पूरे फर्म की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, तो हम वैक यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। इसके पीछे का तर्क बहुत मजबूत है। वो कैसे? देखिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए जो पैसा आता है, वो या तो इक्विटी से आता है या डेट यानी कर्ज से। कर्ज लेना आमतौर पर सस्ता होता है क्योंकि उस पर टैक्स में छूट मिलती है। हाँ, और इक्विटी महंगी होती है। बिल्कुल, क्योंकि शेयर होल्डर ज्यादा रिटर्न मांगते हैं। वैक इन दोनों लागतों को उनके अनुपात के हिसाब से मिला देता है। अब जहां तक इक्विटी की लागत का सवाल है, उसे निकालने के लिए CAPM यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। CAPM। हाँ, CAPM कहता है कि किसी भी निवेशक को एक रिस्क फ्री रेट जैसे सरकारी बॉन्ड के ब्याज के ऊपर एक अतिरिक्त प्रीमियम चाहिए होता है, और ये प्रीमियम कंपनी के रिस्क या बीटा पर निर्भर करता है। बीटा ये नापता है कि बाजार के मुकाबले वो शेयर कितना ज्यादा अस्थिर है या कितनी उछल कूद करता है। मुझे ये बीटा का कॉन्सेप्ट हमेशा थोड़ा किताबी और अजीब लगता है। मतलब अगर बाजार शांत है और कोई शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है, मुनाफा दे रहा है, तो उसका बीटा हाई होगा। लेकिन वो मेरे लिए रिस्क थोड़ी है, वो तो फायदा है। क्या सिर्फ शेयर की उछल कूद को रिस्क मान लेना सही है? ये बहुत ही क्लासिक बहस है, और कई बड़े निवेशक इस बात से सहमत हैं कि CAPM मॉडल पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। उछल कूद हमेशा रिस्क नहीं होती। वही तो। लेकिन फाइनेंस की एकेडमिक दुनिया में नीचे गिरने के रिस्क को नापने का बीटा के अलावा कोई और बेहतर गणितीय तरीका अब तक नहीं मिला है।
ये एक अपूर्ण मॉडल है, लेकिन फिलहाल बाजार के पास यही सबसे अच्छा टूल है। लेकिन सच कहें तो इस पूरे DCF मॉडल में ही बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। इसमें भविष्य को लेकर इतने सारे अनुमान लगाने पड़ते हैं। ग्रोथ कितनी होगी, डिस्काउंट रेट क्या होगा, टर्मिनल वैल्यू क्या होगी। हाँ, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब अगर कोई एक्सेल शीट में ग्रोथ का अनुमान सिर्फ 2% से बदल दे तो पूरी कंपनी की वैल्यू करोड़ों रुपए ऊपर नीचे हो सकती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जो इन किताबी अनुमानों से दूर हो और थोड़ा ज्यादा जमीनी हो? यहां पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल है, और इसी वजह से शेयर बाजार के ज्यादातर प्रैक्टिकल एनालिस्ट रिलेटिव वैल्यूएशन की तरफ मुड़ते हैं। इसे सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच भी कहा जाता है। इसमें हम भविष्य के हवाई अनुमान लगाने के बजाय ये देखते हैं कि आज इस वक्त बाजार में वैसी ही दूसरी कंपनियों की क्या कीमत चल रही है। जैसे रियल एस्टेट में होता है। एकदम सही। जैसे अगर कोई अपना घर बेचना चाहता है तो वो ये नहीं देखता कि घर बनाने में ईंट सीमेंट का क्या खर्चा आया था। वो ये देखता है कि पड़ोस में वैसा ही दूसरा घर कितने में बिका। रिलेटिव वैल्यूएशन में बस हम घर की जगह अलग अलग अनुपातों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाम तो PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का ही सुना जाता है। हाँ, क्योंकि PE रेशियो बहुत ही सीधा और आसान सवाल पूछता है। अगर मुझे इस कंपनी के मुनाफे का 1 रुपया अपनी जेब में डालना है तो मुझे आज शेयर बाजार में उस 1 रुपए के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। सिंपल है। अगर किसी कंपनी का PE बाजार और उसकी प्रतिद्वंदी कंपनियों से कम है तो आमतौर पर उसे सस्ता या अंडर वैल्यूड मान लिया जाता है। लेकिन PE रेशियो अपने आप में पूरी तस्वीर तो नहीं दिखाता। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं, कंपनी A और कंपनी B। दोनों का PE रेशियो 20 है। ठीक है। लेकिन कंपनी A का मुनाफा हर साल सिर्फ 5% बढ़ रहा है और कंपनी B का मुनाफा 25% की रफ्तार से रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू एक जैसी कैसे हो सकती है? ये एक बहुत बड़ी खामी थी जिसे मशहूर इन्वेस्टर पीटर लिंच ने पहचाना, और इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने PEG रेशियो यानी ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने रखा। PEG रेशियो, अच्छा। हाँ, लिंच का तर्क था कि किसी कंपनी का PE ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि वो महंगी है। अगर उसकी ग्रोथ भी तेज है तो वो कीमत वाजिब है। PEG रेशियो निकालने के लिए हम PE रेशियो को कंपनी की ग्रोथ रेट से भाग दे देते हैं। तो अगर कंपनी B का PE 20 है और ग्रोथ 25 है तो PEG 1 से कम हो गया। पीटर लिंच का जादुई नियम यही था कि अगर किसी कंपनी का PEG रेशियो 1 के बराबर या उससे कम है तो वो बहुत ही आकर्षक वैल्यूएशन पर है, क्योंकि उसकी ग्रोथ उसके प्राइस को सही ठहरा रही है। ये तो उन कंपनियों की बात हो गई जो भारी मुनाफा कमा रही हैं। लेकिन आज के समय में जब रोज नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो बहुत सी कंपनियां सालों साल तक भयंकर नुकसान में चलती हैं। बिल्कुल। अगर मुनाफा है ही नहीं, यानी अर्निंग्स नेगेटिव हैं, तो PE रेशियो का फॉर्मूला तो गणित के हिसाब से क्रैश हो जाएगा। फिर ऐसी घाटे वाली कंपनियों की वैल्यू कैसे तय की जाती है? जब अर्निंग्स नेगेटिव होती हैं तो बाजार एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स रेशियो की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे कंपनी को मुनाफा न हो रहा हो, लेकिन अगर बिजनेस चल रहा है तो सेल्स या रेवेन्यू तो आ ही रहा होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, सेल्स तो होगी। यहाँ निवेशक इस उम्मीद पर पैसा लगाते हैं कि आज जो सेल्स हो रही है, भविष्य में जब कंपनी अपने खर्चे कम करेगी या अपनी सर्विस महंगी करेगी तो यही सेल्स शानदार मुनाफे में बदल जाएगी। ये एक तरह से भविष्य की उम्मीदों पर दांव लगाना है। और अगर हम शेयर बाजार के निवेशकों के बजाय किसी ऐसे व्यक्ति के नजरिए से सोचें जो पूरी की पूरी कंपनी ही खरीदना चाहता हो, यानी किसी अधिग्रहण या एक्विजिशन के मामले में क्या होता है? एक खरीदार या अक्वायरर के नजरिए से सबसे बेहतरीन मीट्रिक एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA माना जाता है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? जब कोई पूरी कंपनी खरीदता है तो वो सिर्फ शेयर नहीं खरीदता, वो उस कंपनी के सर पर बैठे सारे कर्ज की जिम्मेदारी भी ले लेता है। PE रेशियो इस बात से बहुत प्रभावित होता है कि पुरानी मैनेजमेंट ने कितना कर्ज ले रखा था और उस पर कितना ब्याज जा रहा है। अच्छा, तो EBITDA उसे हटा देता है। बिल्कुल। एंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर की इन सारी खामियों को छुपा देता है या कह ले कि हटा देता है। ये इस बात पर फोकस करता है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशंस है, उसका मुख्य बिजनेस बिना किसी फाइनेंसिंग या टैक्स के झमेले के कितना शुद्ध पैसा कमा रहा है। एक्वायरर को यही जानना होता है कि अगर वो कर्ज चुका दे तो बिजनेस असल में कितना दम रखता है। सही है। हमने अर्निंग्स और कैश फ्लो पे तो काफी बात कर ली,
लेकिन उन कंपनियों का क्या जिनके पास बहुत भारी भरकम संपत्तियां होती हैं, जैसे बैंक, या फिर वो कंपनियां जो एक साथ कई अलग अलग तरह के बिजनेस चला रही हैं? जब हम बैलेंस शीट के एसेट्स की तरफ मुड़ते हैं तो सबसे पहले प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को इस्तेमाल होता है। ये हमें बताता है कि कंपनी के नेट एसेट्स के हर एक हिस्से के लिए निवेशक बाजार में क्या प्रीमियम देने को तैयार है। ये बैंकों के लिए काम करता है? हाँ, ये रेशियो फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत सटीक काम करता है, क्योंकि बैंकों के जो एसेट्स होते हैं जैसे कि लोन या नकद, वो मॉनेटरी एसेट्स होते हैं। कागज पर उनकी जो वैल्यू दिखती है, हकीकत में भी उनकी वैल्यू लगभग वही होती है। लेकिन अगर किसी टेक कंपनी पर लगाएं तो वो पूरी तरह फेल हो जाएगा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनके कर्मचारी, उनका टैलेंट और उनका कोड होता है, जो बैलेंस शीट पर कहीं दर्ज ही नहीं होता। एकदम सही। और जहां तक उन कंपनियों का सवाल है जो बहुत सारे बिजनेस एक साथ करती हैं, जिन्हें हम कंग्लोमरेट्स कहते हैं, उनके लिए सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन का इस्तेमाल होता है। मुझे ये सम ऑफ द पार्ट्स का कॉन्सेप्ट किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के कॉम्बो मील जैसा लगता है। जब हम एक कॉम्बो मील खरीदते हैं तो हमें पता नहीं होता कि उसमें बर्गर कितने का है और कोल्ड ड्रिंक कितने की। सही एनालॉजी है। उसकी असली कीमत जानने के लिए हमें बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक तीनों की अलग अलग बाजार कीमत निकालनी पड़ती है और फिर उन्हें जोड़ना पड़ता है। ये एकदम बेहतरीन उदाहरण है। हमारे बाजार में आईटीसी और एलएनटी जैसी कंपनियां इसी कॉम्बो मील की तरह हैं। अब आईटीसी सिर्फ सिगरेट नहीं बनाती, उनका बहुत बड़ा होटल बिजनेस है, एग्रीकल्चर है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं। तो सब पर एक पी नहीं लगा सकते? बिल्कुल नहीं। अगर कोई पूरे आईटीसी ग्रुप पर एक पीई रेशियो लगा दे तो वो बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि होटल बिजनेस का रिस्क और ग्रोथ सिगरेट बिजनेस से एकदम अलग है। सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन में हर बिजनेस को एक अलग कंपनी मानकर उसकी अलग वैल्यू निकाली जाती है और फिर उन सबको जोड़कर पूरे ग्रुप की सही वैल्यू तय की जाती है। इन सब के बीच एक और बहुत अहम चीज है जो इन्वेस्टर्स अक्सर देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल। लेकिन इसमें भी दो शब्द सुनने को मिलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इनमें क्या फर्क है और एक निवेशक को किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए? ये एक ऐसा जाल है जहां बहुत से नए निवेशक धोखा खा जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ ये बताता है कि शेयर होल्डर्स के लगाए गए पैसे पर कितना प्रतिशत रिटर्न मिला, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है। कैसा खतरा? मान लीजिए एक कंपनी के पास अपना पैसा कम है, लेकिन उसने बाजार से बहुत सारा कर्ज उठा लिया। कर्ज लेकर बिजनेस करने से इक्विटी पर रिटर्न अचानक बहुत शानदार दिखने लगता है, क्योंकि अपना पैसा तो कम लगा है। लेकिन रिस्क तो बढ़ गया ना? एग्जैक्टली। ये कर्ज अपने साथ दिवालिया होने का जोखिम भी लाता है। दूसरी तरफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगे हुए कुल पैसे, जिसमें शेयर होल्डर्स का पैसा और कर्ज दोनों शामिल हैं, उस पर रिटर्न दिखाता है। तो ये ज्यादा सच्ची तस्वीर है। हाँ, ये आपको ये बताता है कि बिजनेस वास्तव में अपना पूरा कैपिटल कितनी कुशलता से इस्तेमाल कर रहा है। सोर्स मटेरियल में भी ये साफ चेतावनी दी गई है कि कर्ज लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी को आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए हमेशा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की सच्चाई पर ही नजर रखनी चाहिए। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इतने सारे मॉडल्स, अनुपातों और सिद्धांतों पर चर्चा करने के बाद हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो के जटिल गणित से लेकर पीई, एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिडा और सम ऑफ द पार्ट्स तक सब कुछ टटोल लिया। देखिए, इन सारी बातों को अगर एक धागे में पिरोएं तो सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि वैल्यूएशन कोई शुद्ध विज्ञान नहीं है जिसमें हर बार 2 और 2 4 ही हों। इसमें बहुत ज्यादा व्यक्तिगत फैसले और अनुमान शामिल होते हैं। मतलब कोई एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक्सेल शीट में बहुत ही जटिल फॉर्मूले लगा देते हैं और जो नंबर निकल कर आता है उसे परम सत्य मान लेते हैं। ये जटिलता हमें सटीकता का एक झूठा एहसास देती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, एक निवेशक के तौर पे हमें सिर्फ अर्निंग्स पर शेयर देखकर खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि एंटरप्राइज वैल्यू को समझना चाहिए और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के जरिए कंपनी की असली कुशलता को जांचना चाहिए। लेकिन हमारी ये चर्चा आज के नए जमाने की इकोनॉमी पर आकर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि व्हाट्सएप, ज़ोमैटो, लिंक्डइन या फेसबुक जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन हजारों, लाखों, करोड़ों में है, तो ऐसा लगता है जैसे फाइनेंस के पुराने सारे नियम टूट गए हैं और कोई नई ही दुनिया बन गई है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा सच है और बहुत विचारोनीय भी है।
इन नई टेक और ई-कॉमर्स कंपनियों की आसमान छूती वैल्यूएशन को सही ठहराने के लिए फाइनेंस की दुनिया ने एकदम नए शब्द गढ़ लिए हैं। हाँ, आजकल प्रॉफिट की तो बात ही नहीं होती। बिल्कुल। अब निवेशकों को प्रॉफिट या सेल्स के बजाय आई बॉल्स, पेज रिव्यूज, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और नंबर ऑफ यूजर्स जैसी चीजें बेची जाती हैं। ये सब देखकर कई बार अच्छे निवेशकों का सिर चकरा जाता है। तो क्या ये नई इकोनॉमी पुरानी इकोनॉमी से पूरी तरह अलग काम करती है? मतलब क्या अब मुनाफे की कोई अहमियत नहीं रही? यहीं पर सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गहरी चेतावनी देता है। वॉरेन बफे का साफ मानना है कि आप बिजनेस की सफलता नापने के लिए चाहे जितने भी नए और फैंसी शब्द इजाद कर लें, लेकिन अंत में किसी न किसी दिन इन सारे आई बॉल्स और यूजर्स को निवेशकों के लिए असली कड़क मुनाफे में बदलना ही होगा, वरना सब बेकार है। ये फाइनेंस का अटल सत्य है। अगर भविष्य में ऐसा होने की कोई ठोस उम्मीद नहीं है तो आज की ये सारी वैल्यूएशंस सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है। जब तक लोग कहानी सुन रहे हैं तब तक ठीक है। हाँ, जब तक लोग इस कहानी पर भरोसा कर रहे हैं और कोई नया व्यक्ति ऊंचे दाम देने को तैयार है, तब तक बाजार में सब ठीक लगता है। लेकिन जिस दिन ये भरोसा टूटेगा, ये पूरी वैल्यूएशन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2000 के दशक की शुरुआत में .com बबल के समय हुआ था, जहां बिना मुनाफे वाली इंटरनेट कंपनियों ने निवेशकों का अरबों रुपया डुबा दिया था। ये वाकई में बहुत डराने वाला लेकिन जरूरी विचार है, खासकर उन लोगों के लिए जो शेयर बाजार में अपनी गाड़ी कमाई लगाते हैं। तो अगली बार जब मीडिया में किसी नए स्टार्टअप का हल्ला मचे और इसकी वैल्यूएशन कई $100 करोड़ बताई जाए, तो उस चमक दमक के पीछे हमें खुद से बस एक बुनियादी सवाल पूछना चाहिए। क्या उस बिजनेस में वाकई कोई टिकाऊ कैश फ्लो मौजूद है जो कभी मुनाफा लाएगा, या फिर हमें सिर्फ एक बहुत ही अच्छी तरह से बुनी गई कहानी बेची जा रही है? इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर चर्चा जारी रहेगी।